तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रो केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोड क्या होता है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रोड को समझे हम लोग इलेक्ट्रो केमिस्ट्री समझ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक मेटल की रॉड होती है, मेटल की रॉड की असेंबली, मेटल की रॉड की असेंबली जिसकी तरफ टू विच या फिर जिससे जिससे यानी फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन फ्लो करें। यानी कि इलेक्ट्रोड एक मेटल की रॉड होती है, मेटल की रॉड की असेंबली होती है। इलेक्ट्रोड मेटल की रॉड की असेंबली होती है जिसकी तरफ या फिर जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, वो क्या होता है? इलेक्ट्रोड होता है। ठीक, ये समझ गए। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एनोड, एक होते हैं कैथोड। अब एनोड कैथोड क्या होता है ये समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले इलेक्ट्रोनेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन समझना पड़ेगा, और इन दोनों को समझने के लिए हमें पहले सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सॉल्यूशन प्रेशर। ठीक, सॉल्यूशन प्रेशर। अब सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है? ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मेटल की। एक मिनट कैमरा को, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब बहुत लोगों को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब नहीं पता होता। तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है जो सैंपल साइज पे डिपेंड ना करे, सैंपल साइज पे ना डिपेंड करे। यानी कि जैसे हमारे पास अगर 10 मेटल हो या 50 मेटल हो या 100 मेटल हो, फ़र्क ही नहीं पड़ता। जो जो एक मेटल की जो प्रॉपर्टी होगी वही 10 मेटल की वही प्रॉपर्टी होगी, 50 मेटल की भी वही प्रॉपर्टी होगी। जैसे कि हम लोग चीनी के एग्जांपल समझते हैं, जैसे आप 1 चम्मच चीनी खाएं या 10 चम्मच खाएं या 50 चम्मच खाएं, उतनी ही मीठी लगेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही मेटल की भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो चाहे आप 1 मेटल ले लो या 10 मेटल ले लो या 50 मेटल ले लो, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। तो अब चलिए सॉल्यूशन प्रेशर की डेफिनेशन जान लेते हैं। सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ metal to leave its lattice and jump into its salt solution। अब इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने के लिए पहले हम लोग एक कंटेनर या बीकर ले लेंगे और उसके अंदर एक मेटल की रॉड को डालेंगे, और इस कंटेनर के अंदर इसी मेटल का एक सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। ये एक मेटल की रॉड है, कोई भी मेटल है मैं, ठीक है, और इसके अंदर इसी का सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है और ये मेटल की रॉड है, ये दोनों सेम मेटल हैं। सेम मेटल, जिस मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है उसी मेटल का रॉड है, ये दोनों सेम है। अगर ये जिंक की रॉड है तो ये जिंक का ही सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, अगर ये कॉपर की रॉड है तो कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन का। पर ये सॉल्यूशन प्रेशर में हम लोग जिंक की बात करेंगे, कॉपर की बात हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर में बात करेंगे। लेकिन अभी इस एग्जांपल को समझाने के लिए मैं सिर्फ जिंक की नहीं, और भी कई सारे जो एक्टिव मेटल है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उस एक्टिव मेटल में मैं कोई भी एक रैंडम मेटल एम ले रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी एक रैंडम मेटल एम जो कि एक एक्टिव मेटल है,
उसको अगर हम लोग जब उसके उसी सेम मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन में डालेंगे तो ये क्या करेगा, अपने आयन में ब्रेक होना चाहेगा, आयन में ब्रेक होना चाहेगा। अब क्योंकि हम कोई रैंडम एक्टिव मेटल ले रहे हैं तो हमें नहीं पता कि वो आयन में ब्रेक होते समय एक के पॉजिटिव चार्ज से ब्रेक होगा या दो के पॉजिटिव चार्ज में ब्रेक होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एन ले रहे हैं, एन नंबर ले रहे हैं कि चाहे वो अब वो जैसे सोडियम है तो सोडियम क्या है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन को देता है, लेकिन हम लोग अगर जिंक ले तो जिंक दो के आयन में ब्रेक करता है, जिंक के पास दो पॉजिटिव चार्ज आते हैं और वो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। वैसे हम लोग यहाँ पे एक रैंडम मेटल ले रहे हैं तो अब हमें नहीं पता ये कितने आयन में ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे हम एन ले रहे हैं। जब भी हम इस रैंडम मेटल एम को अपने खुद के सॉल्ट सोल्यूशन में डालेंगे तो ये अपने आयन्स में ब्रेक होना चाहेगा। अब आयन में जैसे एक निकला ऐसे ही कई सारे ये आयन में टूट जाएगा, कई सारे आयन में टूट जाएगा। जब ये आयन में अपने ब्रेक करेगा तो जैसे हमने यहाँ पे देखा, इसने जब जब ये ब्रेक किया तो अपना इलेक्ट्रॉन लीव किया, वैसे जब यहाँ पे भी मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो ये अपने आयन में ब्रेक करेगा और अपना इलेक्ट्रॉन को इधर ही छोड़ देगा। और ऐसे करके जब कई सारे मेटल लीव करेंगे तो कई सारे इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ते जाएंगे, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब देखिए, अब जब इलेक्ट्रॉन की जो छोड़ने की प्रोसेस होती है यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और इसी ऑक्सीडेशन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक फैंसी नेम होता है जिसको कहते हैं हम लोग डी इलेक्ट्रोनेशन। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे सोल्यूशन प्रेशर में और डी इलेक्ट्रोनेशन में, ऑक्सीडेशन में, तो मैं सिंपल से बताते रहा हूँ। सोल्यूशन प्रेशर क्या है, एक कॉज है, और ये जो डी इलेक्ट्रोनेशन या फिर ऑक्सीडेशन स्लैश ऑक्सीडेशन, ये इस कॉज का एक इफ़ेक्ट है। फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो है ये एक कॉज है और ये क्या है, ये इफ़ेक्ट है। जैसे एग्ज़ाम्पल से बता दे रहा हूँ, जैसे आपको जैसे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो ये कॉज है, लेकिन आप आइसक्रीम खाने के लिए आपको आइसक्रीम ख़रीदनी तो पड़ेगी, तो ये उसका इफ़ेक्ट हो गया। वैसे ही जैसे मेटल को इस अपने आयन में ब्रेक करना है जब भी अपने ही खुद के सॉल्ट सोल्यूशन में जाएगा, लेकिन ऐसा करने के लिए इसको अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पड़ेगा, तो ये उसका इफ़ेक्ट हो गया। तो इसी इफ़ेक्ट को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन या डी इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, तो इसका भी मैं डेफिनेशन दिखा दे रहा हूँ डी इलेक्ट्रोनेशन का, कि इधर ही लिखते रहा हूँ। tendency of metal atom to leave the solid lattice। मतलब आप लोग को तो पता ही होगा ना, जो भी मेटल होता है वो जब भी कोई बॉन्ड वगैरह, जब भी कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है तो हमेशा एक लैटिस के फॉर्म में बनाता है जिसमें कई सारे मेटल आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो इसमें हम क्या होता है कि जो मेटल की रॉड है, ये भी मेटल की रॉड को जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये कई सारे मेटल के लैटिस के फॉर्म में बना होगा, कई सारे ऐसे मेटल के स्ट्रक्चर आपस में कनेक्टेड होंगे और वो आपस में कनेक्ट होकर एक मेटल की रॉड बनाएंगे, तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग सॉलिड लैटिस कहते हैं, लैटिस कहेंगे। ठीक है, तो जब भी ये टेंडेंसी ऑफ मेटल एटम टू लीव द सॉलिड लैटिस, यानी जो मेटल एटम की जो टेंडेंसी है कि वो अपने सॉलिड लैटिस को छोड़े और एंड इंटर सराउंडिंग SURROUNDING सराउंडिंग लिक्विड एज आयन, सराउंडिंग लिक्विड एज आयन, यानी कि टेंडेंसी ऑफ मेटल
ताकि वो अपनी सॉलिड डिस्क को छोड़े और वो सराउंडिंग लिक्विड को एंटर करे आयन बन के। इसी को हम लोग बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, अब ये डी इलेक्ट्रोनेशन स्लैश ऑक्सीडेशन जिस भी रॉड पे होता है, यानी जिस भी रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से, उसको हम लोग कहते हैं एनोड। एनोड। अब यहाँ से हम लोग एनोड की प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। एनोड क्या होता है? एनोड, अब एनोड तो आप समझ रहे हैं कि कोई भी अगर रॉड है, अगर इसके ऊपर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई, यानी कि जब भी इस रॉड को अपने सॉल्ट सोल्यूशन में डाला जाएगा और ये अपने पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करेगा और नेगेटिव आयन को ऐसे छोड़ता जाएगा, नेगेटिव आयन यानी इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और जो अपना ये पॉजिटिव पार्ट है मेटल का, जो पॉजिटिव आयन है, इसको सॉल्ट सोल्यूशन में लीव करेगा। तो इस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड। ठीक है, अब देखो, अब एनोड की प्रॉपर्टी में हमें ये पहले जानना होता है ना, जो इनिशियली क्या होता है। इनिशियली यानी स्टार्टिंग में जो रेट ऑफ डिसोसिएशन है, रेट ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि किस रेट से ये जो मेटल आयन है इलेक्ट्रोड को छोड़ रहा है, ये बहुत हाई हो जाएगा। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये बहुत हाई स्पीड में कई सारे उसको छोड़ेगा, कई सारे मेटल के आयन को छोड़ेगा और ये सॉल्यूशन में खुद जाके डिज़ोल्व होता जाएगा अपने खुद के सॉल्ट सॉल्यूशन में, और ये इसकी बहुत हाई स्पीड रहेगी स्टार्टिंग में। ये बस स्टार्टिंग में, लेकिन कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, क्या होगा कि ये जो आयन है, जब इसके ऊपर एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, तब ये मेटल को जाने नहीं देगा। पहले तो स्टार्टिंग में स्पीड धीरे करेगा, फिर जाने से रोकना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो चुके हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुके हैं। तो आपको पता ही होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब भी ये पॉजिटिव वाला एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जब नेगेटिव चार्ज डेवलप होने का, जब भी ये छोड़ना चाहेगा तो ये छोड़ने नहीं देना चाहेगा मेटल को। इसीलिए क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये जो नेगेटिव चार्ज सफिशिएंट नेगेटिव चार्ज will develop slash accumulate on rod, और उसके बाद क्या होगा, ये जो Mn+ है ये डिपॉजिट्स ऑन रॉड, यानी कि जितने भी ये Mn+ है ये सब इस पे आकर डिपॉजिट होने लगेंगे। ठीक है, लेकिन अब बात क्या है कि जो ये Mn+ है, इस जब डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन जो कुछ मेटल्स होते हैं, आगे चैप्टर में आपको और अच्छे से पता चलेगा, जो कुछ मेटल्स होते हैं जैसे जिंक, वो क्या करते हैं, उनके अंदर ये जो सल्यूशन प्रेशर है ये ज़्यादा डोमिनेट कर पाता है ऑस्मोटिक प्रेशर के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वो अपने आयंस में ब्रेक होके जब अपने सल्यूशन के अंदर बड़े होते हैं तो और जब ये नेगेटिव चार्ज वापस पुल करने की कोशिश करता है तो सही से पुल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जो मेटल की लीफ जैसे ही पुल करता है, एक को पुल करेगा तो 2 जिंक निकलने लगेंगे। जैसे अगर 2 जिंक निकल रहा है तो एक को पुल कर रहा है, 3 निकल रहा है तो बस 2 ही एंटर कर पा रहे हैं वापस से। इसका मतलब कुछ मेटल ऐसे होते हैं जैसे जिंक, वो उनके अंदर सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर को ज़्यादा वो डोमिनेट कर पाता है, जिसकी वजह से हम एक कांस्टेंट नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ रहता है। इसी कांस्टेंट नेगेटिव चार्ज को हम लोग एनोड कहते हैं, और जो ऐसे मेटल्स होते हैं उनको एक्टिव मेटल्स कहते हैं। और जैसे जिंक हो गया हमारा, फॉर एग्जांपल, हम जिंक का बहुत ज़्यादा यूज़ है इस चैप्टर में, और जिंक का और कॉपर का और भी मेटल्स है, पर हम लोग स्टार्टिंग में जिंक लेंगे। जिंक का एग्जांपल अभी समझा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब डिपॉजिट हो जाएगा रॉड पे, फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज रहेंगे, जिसकी वजह से ये एनोड बना रहेगा। और
और ये जब रॉड जो नेगेटिवली चार्ज रहेगी और ये जो आयन है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में एक चार्ज सेपरेशन डेवलप होगा। क्या होगा? चार्ज सेपरेशन विल डेवलप। चार्ज सेपरेशन विल डेवलप, और इसी चार्ज सेपरेशन को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल। अब और ये भी बात लिख लीजिए कि जो सॉल्यूशन प्रेशर की टेंडेंसी डोमिनेट ओवर ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर की जो टेंडेंसी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर की टेंडेंसी के ऊपर डोमिनेट करती है, किसमें? एनोड में। लेकिन अगले नेक्स्ट टॉपिक में जब हम लोग कैथोड के बारे में समझेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि जो कैथोड में क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर की टेंडेंसी सॉल्यूशन प्रेशर को डोमिनेट करती है, जिसकी वजह से उसमें कांस्टेंट पॉजिटिव चार्ज बनाता है। पर वो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है, उसमें और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा उस टॉपिक को। अभी के लिए हम लोग अभी एनोड तक ही स्टिक करेंगे, और हालांकि एनोड में और कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। हाँ, एक और चीज़ लिख लीजिए, मैंने बताया ही है पर लिख लीजिए एक और बार। ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस ऑन एनोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको याद कर लीजिए। जब आपको आगे भी नेक्स्ट टॉपिक में आपको अगर नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे होंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो उसमें अगर क्वेश्चन कोई आएगा कि किसी रॉड को कैसे पहचाने कि ये एनोड है या कैथोड, तो उसका सिंपल आंसर होगा कि उस पर ऑक्सीडेशन हो रही है नहीं। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो एनोड है, नहीं हो रही उसके ऊपर रिडक्शन हो रही है तो कैथोड है, पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो एनोड है। और एनोड ही क्या करता है हमारा? ये इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा हमारे सर्किट में। अब आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप चाहो तो नोट्स को अच्छे से देख लीजिए, पूरे नोट्स। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर और हमारा कैथोड और ये रिडक्शन इन सब के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।